हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का है 2022 से 23 वाला। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपको बता दो कि यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में 8 सेमेस्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे इन तीनों के। बच गया चौथा यूनिट, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे मैं आपको उसके नोट प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। अभी के लिए सॉल्यूशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज प्रीवियस एग्जाम में देखा गया कि जो फार्माकोविजिलेंस है उसके प्रीवियस ईयर से आए हुए थे। तो अब देख लेते हैं सेक्शन ए को 2 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेक्शन ए का जो 2 मार्क्स वाला पहला क्वेश्चन क्या है, पहले 2 मार्क्स वाले देखेंगे देन लॉन्ग पे आएंगे। तो पहला ये क्वेश्चन में है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन बताना है। तो हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होना चाहिए एक पर्सन को, और उसमें कोई डिजीज ना हो, उसी को हम बोलेंगे एक हेल्थी पर्सन। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाला, जो कि है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है। तो ये जो प्रोग्राम, ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें टोबैको से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया जाता है, जिससे टोबैको का जो एक तरीके के ओवर यूज़ करते हैं वो ना करें, बिकॉज इससे बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फैलती हैं। तो यही है हार्मफुल इफेक्ट जो टोबैको के हैं वो बताए जाते हैं इस प्रोग्राम में। और साथ ही ये जो है वो लागू करता है सिगरेट्स, यानी अवॉइड करने के लिए सिगरेट्स को ज़्यादा ना उसको यूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज SARS। सार्स हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि फैलता है कोरोना वायरस की वजह से। ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, आपके लंग्स जो है रेस्पिरेटरी वहाँ पे अफेक्ट करता है। और ये जो आया था 2002 में इमर्ज हुआ था, और ये स्प्रेड हो गया था सेवरल कंट्रीज़ में, जो कि एक ग्लोबल आउटब्रेक हुआ उस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया का क्या क्या सिम्टम्स है? तो कफ, चेस्ट पेन, फीवर, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, ये सब सिम्टम्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है बताने हैं, कोई भी 4। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, ये हो गया विटामिन डी से। अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन और उसके सिम्टम्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन हमें पता है इस टाइम पे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एक क्रोनिक कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा ब्लड का फोर्स रखता है, जो हमारा ये ब्लड बह रहा है, और ये हमारी होती है आर्टरीज, तो इसके अंदर ये प्रेशर बिल्ड करता है। ये जो प्रेशर होता है ना, ये हाई होता है, तो उसी वजह से जो है एलिवेट कर जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोला जाता है। अब पहले तो 120/80 था, बट यही अब बढ़ चुका है और वही नियर 130 और यहाँ पे 90 हो चुका है। तो ये भी आप लिख सकते हो। हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड विजन, चेस्ट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है राइट द फंक्शन ऑफ PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर के फंक्शन बताओ। तो पहला फंक्शन ये है कि हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, जिसमें आप एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स और टारगेटेड इन्वेंशंस कर सकते हो हेल्थ प्रमोशन के लिए और डिजीज से बचने के लिए। जागरूकता फैलाओ और उसके लिए एक्शन, टारगेटेड एक्शंस लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा दो, जो कि गुड क्वालिटी के हो, अफोर्डेबल हो और एसेसिबल हो। इसेंशियल मेडिसिन्स देना। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जिसमें हेल्थ बिहेवियर, डिजीज को कैसे रोका जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सब कुछ के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हो। तो ये पहला जो है वो फंक्शंस होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। नेक्स्ट है कि कॉस्टिव एजेंट्स बताने कॉलेरा के, तो विब्रियो कॉलेरा और डेंगू का फ्लेविवायरस। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन क्या होता है। तो ड्रग एडिक्शन जो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल इनएबिलिटी होता है, जिसमें हम रोक नहीं पाते हैं ड्रग का यूज़ करने से, कंटिन्यूअस कंज्यूम करने लगते हैं ड्रग को, चाहे वो हमें फिजिकली हार्म क्यों ना पहुंचाए, फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से हमें हार्म फैलाए तब भी। और इट कैन हैव मैनी इफेक्ट ऑन बॉडी, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ब्रेन, लिवर, किडनी, इन सब पे इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जे, जो कि है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम का बूस्ट करना, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू कवर हाई पॉपुलेशन। मतलब कि एक तरीके से इसमें क्या करा जाता है, पोलियो ड्रॉपलेट्स पिलाया जाता है ताकि सेफ रहे पोलियो वायरस की वजह से। और अब तक तो कोई केस नहीं आया है,
और अंडर 5 ईयर्स चिल्ड्रंस जितने भी हैं 5 साल से कम वाले, वो सभी के सभी वैक्सीनेटेड हो जाए, इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव था। और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को और इम्प्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को। अभी तो पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था लॉन्ग वाले में, तो आप प्रीवियस यूनिट 3 का वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में चाहिए हो तो ये हो गया कंप्लीट हमारा कहाँ तक, फर्स्ट का जे तक। अब आते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला जैसे कि देख सकते हो हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है। राइट इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड चिकनगुनिया। मलेरिया और चिकनगुनिया के ऊपर है। तो मलेरिया पहले हम देखते हैं। मलेरिया जो कि एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है, और मलेरिया जो कि 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, ये 70% जो है वो फैला है इंडिया के अंदर, जो जनरली लोगों को होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफारम सबसे खतरनाक, डेंजरस, डेडली इसको बोला जाता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है, ये भी आपको इनमें मेंशन करना होगा। ये 14 डेज, ये 12 डेज, ये 28 डेज और ये 17 डेज। सीजन जो कि जुलाई से नवंबर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है जैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, और वेक्टर ट्रांसमिटर जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। मतलब एक मॉस्किटो ने पहले इन्फेक्टेड पर्सन वो कब बना? जब उसको उस मॉस्किटो ने काटा। और जब नॉर्मल कोई मॉस्किटो है इन्फेक्टेड पर्सन को काट के दूसरे किसी नॉर्मल पेशेंट को भी काटेगा तो वो भी इन्फेक्टेड बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम्स, जो कि फीवर विद ठंड लगना, बुखार के साथ साथ हेडेक, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, नोजिया। एपिडेमियोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें लिखना होता है: एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। एजेंट में पी वाइवेक्स, पी फैल्सिफारम, पी मलेरिया, पी ओवेल। होस्ट के अंदर सभी एज को ये होता है और सभी सेक्सेस, मतलब मेल फीमेल दोनों में वो देखा जाता है। एनवायरनमेंट में पानी से रिलेटेड वाली जगह, जैसे रेनफॉल हो गया, पूल्स हो गया, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तब भी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, फुल स्लीप पहनो, प्रोटेक्टिव क्लॉथ, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करो, मॉस्किटो बेड नेट्स का यूज़ करो। गम्बूशिया फिश अगर आपके पास में तालाब है तो उसमें डाल दो ताकि वो सब खा जाएगा। क्लीनिंग ऑफ वाटर होल्डिंग कंटेनर्स, उसको क्लीन करते रहो। और कोई ओपन कंटेनर में पानी है तो उसको ढक दो। यू कैन टेक मेडिसिन, एंटी मलेरिया टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो, ट्रीटमेंट के अंदर है ये जनरली। कीप होम एंड सराउंडिंग क्लीन विद जंक और वेस्ट को साफ करते रहो, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो। तो ये हो गया कंप्लीट। अरे ये तो डेंगू नहीं था, चिकनगुनिया था। चिकनगुनिया अब देख लेते हैं। चिकनगुनिया जो कि एक इलनेस है जो कि वायरस की वजह से होता है, जिसको हम चिकनगुनिया कहते हैं। 2 फॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये फैलता है। तो एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों की वजह से ये फैलता है। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो एजेंट जो फैला रहे हैं तो उनका नाम आएगा, जो कि एडिस एजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस। होस्ट में आते हैं मंकीज, ह्यूमंस और सभी एज, मतलब मेल्स, सभी कोई। एनवायरनमेंट में फ्लड्स, ग्लोबल वार्मिंग। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 12 दिनों का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन चिकनगुनिया, जो कि प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा, उसके बाद नॉर्मल कोई भी मॉस्किटो जो है वो काट के वो दूसरे को काटेगा तो उसको भी हो जाएगा। पर्सन एंड देन बाइट अदर पर्सन। ब्लड बोन ट्रांसमिशन की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फीवर आना, ठंडी लगना, सीवियर जॉइंट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, रेडनेस ऑफ आई, डायरिया। प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है? डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर। सेम वही है जो हमने अभी पढ़ा, बिकॉज ये मॉस्किटो से हो रहा है, वो भी मॉस्किटो से तो सिमिलर है। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट अ डिटेल नोट ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इसको शॉर्टकट में बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, NPCB, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1976 में। और इसका मोटिव था कि रिड्यूस करना जो ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट्स है उनको कम करने के लिए, उन पॉपुलेशंस को, ताकि वो कम हो और ठीक हो। एम के बारे में बात करें तो जब इसको 2020 में लागू किया था तो देखा गया कि 0.3% जो है वो कंट्रोल किया गया ब्लाइंडनेस को। प्रोवाइड करवाना आई केयर फैसिलिटीज़ को, मेन एम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल के जरिए। ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव करना, टाइमली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली डिलीवर करना सर्विसेज को, जैसे एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्वालिटीली प्रोवाइड करवाना एक बेटर क्वालिटी से। इम्प्रूव करना पब्लिक नॉलेज को, एजुकेशन को,
आई ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ फूड, अब खाना पीना का स्टैंडर्ड अच्छा होगा जो आप खा रहे हो साग सब्जी, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना हमारे आइज़ पे। प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जैसे कि फ़िश बोला जाता है फूड वाले में कि फ़िश खाओ, और जो फूड आइटम्स है। बात करें नेक्स्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रिवेंट करना, रोकना विजुअल इम्पेयरमेंट्स, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बाई अपग्रेड कर दो जो प्रीवियस वाले हैं। आई हॉस्पिटल, आई केयर सेंटर्स को उसको अपग्रेड करो, क्या बेटर कर सकते हो ताकि वो हेल्प करे ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट्स के रेट को डिक्रीज़ करने के लिए। ट्रीट करना आई डिसऑर्डर्स को, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स, ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक पर्सनल्स, लोगों को ट्रेनिंग दो। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, और स्क्रीनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो स्क्रीनिंग करो स्कूल्स में, जैसे भी कैंप वैम्प लगा करके, ताकि उनका विज़न को चेक किया जाए ताकि आगे चल के वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, ब्लाइंडनेस वाला कंडीशन आए। एक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ पॉपुलेशन अबव 50 ईयर्स एगो, 50 ईयर्स से ज़्यादा वाले को स्क्रीनिंग करो। आउटकम्स ये निकल के आता है कि फैसिलिटेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, यानी मोतियाबिंद के लिए जो है वो फैसिलिटी आई, और ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और फैसिलिटी फॉर इंट्राऑकुलर लेंस सर्जरी, किसी को लेंस लगवाना हो तो वो भी लगवा सकता है अभी के टाइम पे। सो ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज़। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सोशियो कल्चरल फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़ में, जिसमें आता है हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, इनकम, एजुकेशन, ये आप बता सकते हो। जिसमें पहला है हेरिडिटरी। हेरिडिटी में क्या होता है कि ये जनरली जेनेटिकली जो डिसऑर्डर पहले हो चुका है फैमिली हिस्ट्री में वो अगेन हो जाता है, जैसे कि एपिलेप्सी, डायबिटीज़। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्थी लाइफ के लिए, बिकॉज ये हमें कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है। अगर कुछ भी हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो आपको पता ही होगा कि योगा, एक्सरसाइज ये करना चाहिए हमें रेगुलर, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी करवाने चाहिए, जैसे बीपी ये सब मॉनिटर करवाते रहो, शुगर लेवल्स। लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो हमारे जो पर्सनल हैबिट है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब पीना, ये सब बंद करना चाहिए, नहीं तो ये सबसे प्रॉब्लम्स होता है। ओबेसिटी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। एनवायरनमेंट में डिजीज़ जो कि जनरेट होते हैं बाय चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट होता है ये डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशंस में। एक बेटर एनवायरनमेंट जहाँ पॉल्यूशन ना हो तो वहाँ पे एक हेल्थी रहोगे, जहाँ पे पॉल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है तो वो तो दिक्कत करेगा ही। इनकम, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो आपको अच्छी खासी सुविधा, अच्छी खासी आप हायर ट्रीटमेंट ले सकते हो, बेटर से बेटर मेडिसिन ले सकते हो, तो यही है इसमें। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, तो इसमें जनरली ये है ना कि गांव है, गांव को जब हम शहर बनाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्टियस डिजीज़ फैलेगा, बिकॉज पहले कम लोग थे, अब ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो इस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी फैलेगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, अब ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो व्हीकल्स ये सब ज़्यादा आएंगी, वो ज़्यादा चलेंगे। वाटर, फूड एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस, हाँ वाटर की डिमांड बढ़ जाएगा कि अब सबको पानी नहीं मिल पाएगा और सबको प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। फूड क्राइसिस बोल सकते हैं, वाटर ज़रूरी है ना प्लांट्स इन सब के लिए भी, फूड उगाने के लिए भी, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन क्राइसिस होगा। इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। कम्युनिकेबल डिजीज अकर इन अर्बन एरियाज ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, क्राउड की वजह से और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। टीबी, कोविड-19, एड्स। कोविड-19 आप देख ही लियो, गांव में कम और शहर में ज़्यादा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अकर ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी फैल सकता है पॉल्यूशन, टोबैको की यूज़, अल्कोहल इनटेक और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। डायबिटिक, क्रोनिक रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। रोड ट्रैफिक कैसे कर रहा है, तो ज़्यादा रोड ट्रैफिक होने की वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स, केयरलेस ड्राइविंग, इन सब की वजह से, और ट्रैफिक रूल ना फॉलो करना। वाटर, फूड एंड न्यूट्रिशन, सबसे पहले इंक्रीज होगा अर्बनाइजेशन, रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसकी डिमांड बढ़ेगा।
आफ्टर वाटर क्राइसिस होगा, उसके बाद फूड क्राइसिस होगा, 70% वाटर एग्रीकल्चर में चाहिए, उसके बाद डायरेक्टली न्यूट्रिशन पे इफेक्ट होगा। तो ये कंप्लीट हो गया। और हाँ, एक ये भी है, इंडोर आउटडोर एयर पॉल्यूशन होगा, लीड्स टू क्लाइमेट चेंज होगा जिसकी वजह से, और पॉल्यूशन जो है वो सिटी में बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट्स होंगे लार्ज अमाउंट में। और हमें पता है 2016 में 1.2 मिलियन पीपल जो है वो ग्लोबली किल्ड हो गए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ हो सकती है, तो थोड़ा बहुत आप ये भी बता सकते हो माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, बिकॉज ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी बना हुआ था। मेनली जो वो है वो वाला पार्ट वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक साइड में डिजीज़ के नेम, एक साइड में वो डेफिशिएंसी लिखना है। तो वो एक चार्ट है बस। इट मीन्स डेफिशिएंसी, जो मेनली माल न्यूट्रिशन क्या होता है, डेफिशिएंसी फूड और न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन एक कंडीशन होता है जिसमें पर्सन की डाइट जो होती है वो इनफ नहीं हो पाती है। इनफ न्यूट्रिशन वो ना खाने की वजह से ये होता है, जिसकी वजह से अफेक्ट पड़ता है ग्रोथ, हेल्थ और डेवलपमेंट में, ये प्रॉपर नहीं हो पाता। डिजीज़ माल न्यूट्रिशन की वजह से ये क्वास्किकोर मेरेस्मस होता है, प्रोटीन और कैलोरीज के डेफिशिएंसी की वजह से। माल न्यूट्रिशन की वजह से फिजिकल कॉज और मेंटल कॉज ये हो सकता है, कैंसर, लिवर डिजीज, नोजिया, डिप्रेशन, डिमेंटिया, इस तरीके से। सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लो एनर्जी, वेट लॉस, कन्फ्यूजन, फैटिग, ये सब। प्रिवेंशन क्या है, टाइमली डिटेक्ट करो माल न्यूट्रिशन को, प्रोमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, एडिक्वेट डाइट, ये सब लो। अब आते हैं मेन विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट नेचुरल फूड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ। और इसके डेफिशिएंसी से डिफरेंट कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होते हैं, जिसमें बी और सी आता है और इसमें ए डी ई के आता है। अब आते हैं जो लिखना था वो ये लिखना था आपको, डेफिशिएंसी एक तरफ और विटामिन एक तरफ। अब चाहो तो सोर्स भी लिख सकते हो, वैसे समटाइम्स पूछ लिया जाता है सोर्स भी। तो बेरी B1 कॉज करता है, और ये वाटर सॉल्युबल की पहले बात कर रहे हैं, देन उस पर जाएंगे। B2 जो है वो लॉस ऑफ एपेटाइट, सोर थ्रॉट। B3 जो है वो इंडाइजेशन, डिप्रेशन, फैटिक। B4 जो है एंजाइटी, अल्जाइमर, ये तो आपको याद रखना होगा। B5 जो है वो पेन इन जॉइंट्स, मसल, इंसोमेनिया, लो इम्यूनिटी। B6 जो है वो नर्वसनेस, वीकनेस, स्लिपनेस, ये सब कॉज कर रहा है। B9, B12, BC, BA, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो आपको कंप्लीट पढ़ना ही होगा, इसको तो ऐसे याद नहीं कर सकते हैं और ना समझ सकते हैं, तो ये आपको याद करना होगा। तो ये हो गया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हो आप जो क्वेश्चन है, डिटेल नोट ऑन पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर एंड अवॉइडेबल हैबिट्स। तो पर्सनल हाइजीन हमें पता ही है ऑलरेडी, बात रेगुलरली हैंड वॉशिंग, कट योर नेल, ब्रश टीथ 2 times in a day, change clothes regularly, maintain cleanness, don't wear dirty cloth, हाउस क्लीन रखना है। बाथिंग वही साबुन से नहाओ, शैम्पू का एटलीस्ट एक बार यूज़ करना चाहिए हेयर्स में। हैंड वॉशिंग के लिए जो जर्म्स होते हैं हैंड में वो नॉर्मल वॉश से तो हटेंगे नहीं, तो उसके लिए आप लिक्विड सोप, साबुन और सैनिटाइजर्स का यूज़ करो। खाने के बाद यूज़ करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। नेल्स को कट रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, 2 से 3 टाइम ब्रश करना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स, और 3-4 मंथ के अंदर ब्रश को चेंज करो। हेल्थ केयर एंड अवॉइडेबल हैबिट्स। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जिसमें मॉनिटर होगा ओवरऑल हेल्थ, जिससे कोई भी बीमारी आने से पहले आपको साइन एंड सिम्टम जो है वो दिख जाते हैं, जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, तो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। वैक्सीनेशंस हमें पता है बहुत डिजीज़ आजकल फैल रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसका वैक्सीनेशन है वो तुरंत करवा लेना चाहिए, जिससे वो आगे आपको हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, आपकी बॉडी वो अडेप्ट कर लेगी, जल्दी से एंटीबॉडीज़ बना देगी और उसको किल कर देगी, और वो डिजीज़ आपको होगा नहीं लंबे टाइम के लिए। हेल्थी डाइट, न्यूट्रिशन डाइट, वेजिटेबल, फ्रूट, प्रोटीन, सब कुछ खाना चाहिए ताकि आपका हेल्थ मेंटेन रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपका ठीक रहेगा, और मसल बोन्स भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा। और स्लीप, प्रॉपर स्लीप लो, अपना बॉडी को रेस्ट मिले, बॉडी रिचार्ज हो पाए, बॉडी रिपेयर कर पाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर अपना स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो आप मेंटली और इमोशनली वेलबींग हो, फिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे
नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आउटकम्स, जिसको शॉर्टकट में NMHP बोला जाता है, लॉन्च हुआ था 1982 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसको इम्प्लीमेंट किया गया ताकि एड्रेस कर पाए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को और प्रोमोट कर पाए मेंटल वेलबींग को कंट्री के अंदर, ताकि जो भी इशू आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करो और ठीक करो। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, अब यहाँ से आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रोवाइड करवाना मेंटल हेल्थ केयर को। मेंटल हेल्थ केयर को कैसे कर सकते हैं, तो अवेयरनेस फैला करके, जागरूकता फैला करके मेंटल हेल्थ इशू के रिगार्डिंग। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, इसको कम करने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थी लाइफस्टाइल रखना होगा, तब जा कर के मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स का, तो उसको अपग्रेड कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये करा गया। और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ताकि पता करो किनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और मॉनिटर करते रहो कौन कितने लोग ठीक हैं, क्या सा रिजल्ट है। फंक्शनिंग एंड आउटकम इसका क्या है, इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू NMHP के द्वारा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। और टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके। इम्प्रूव करना ट्रीटमेंट आउटकम्स, जिससे अर्ली डिटेक्शन हो, टाइमली इंटरवेंशंस हो और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल पाए, सो इम्प्रूव करके। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वाइज बना था, उसके अंदर 3 थे। एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सभी वर्कर जो है वो काम करते हैं, मेंटल हेल्थ टीम। पब्लिक एजुकेशन के अंदर पीपल्स जो कि एजुकेट है अबाउट मेंटल हेल्थ टू इंक्रीज अवेयरनेस, वो जागरूकता फैलाएं। तीसरे, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करो। चौथा, प्रोवाइड करवाओ पेशेंट डाटा को। नेक्स्ट आते हैं, वो है नेशनल हो गया। हेल्थ केयर सिस्टम इज इम्प्रूव बाय इम्प्रूविंग रूरल सैनिटेशन। हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, रूरल सैनिटेशन को इम्प्रूव करके। हाँ, अगर हम रूरल सैनिटेशन को इम्प्रूव करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए सबसे पहले डिजीज़ प्रिवेंशन, मतलब कि आपको इम्प्रूव करना है सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को, जैसे कि प्रॉपर टॉयलेट्स हो, क्लीन होने चाहिए, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जिसकी वजह से डायरिया, कोलेरा जैसी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं होगी, टाइफॉइड, ये सब नहीं होगा। बाई इम्प्रूविंग रूरल सैनिटेशन डिजीज़ कैन बी रिड्यूस, डिजीज़ जो होगी वो कम होगी और कम केसेस जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम बेटर होगा। रिड्यूस इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, प्रॉपर अगर सैनिटेशन करें, जिसकी वजह से मिनिमाइज होगा इन्फेक्टियस डिजीज़ का स्प्रेड होना। अगर सभी लोग जो है क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें और क्लीन यूटेंसिल्स रखें, तो जो ट्रांसमिशन होगा पैथोजेंस का वो एकदम कम हो जाएगा, ना के बराबर। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना रूरल सैनिटेशन को, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगा बर्डन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर, और ये अपना काम कर सकते हैं। दूसरे जो नीड है, एमरजेंसीज है, उन सब पे ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है हेल्थ केयर सिस्टम की वो गुड होगी, इम्प्रूव होगी। अब है नेक्स्ट टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि ब्रिंग यानी लाना अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा बड़ा जागरूकता, जिसमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको को बताया जाता है। 2003 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट को, सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस फैलाओ, टोबैको कंजप्शन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसमें ऐड कर सकते हो टोबैको के क्या क्या खाने से नुकसान होता है। रिड्यूस करना प्रोडक्शन एंड सप्लाई टोबैको प्लांट्स का और लेबोरेटरीज का बनना, प्रोडक्ट टेस्ट कर पाए टोबैको का, और हेल्प करना पीपल क्वाइट टोबैको यूज़, उसको रोक दें। फंक्शन एंड आउटकम्स NTCP जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 3 टायर स्ट्रक्चर्स में एट कंट्रोल लेवल, जिसके अंदर आते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल से, NTCC स्टेट लेवल पे, STCC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DTCC।
और इसमें वही सिम्टम्स ये सब ऐड करके और जो डिजीजेस है वो ऐड कर सकते हो। अब प्लस पोलियो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुआ था 1955 में। 5 साल से कम जितने भी बच्चे हैं सभी को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं हर 1 साल, और चेक किया मतलब नेशनल और सब नेशनली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। और हर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन देखा जाता है कि कितने जो ट्रीट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 172 मिलियन चिल्ड्रन जो होता है वो इम्यूनाइज हो जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स पी करके, और वैक्सीनेशन भी इसी इनमें होता है। और द लास्ट केस ऑफ पोलियो फ्रॉम वेस्ट बंगाल 13 जनवरी 2018 में आया था लास्ट केस, और अभी तक पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। कब हुआ था? तो 2014 में इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड नॉन एंडेमिक कंट्री फॉर पोलियो। ऑब्जेक्टिव में बात करें तो बूस्ट करना पोलियो पल्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर पाएँ, सभी चिल्ड्रंस यानी 5 साल से कम वो वैक्सीनेटेड हो पाएँ। NGOs के स्टार्ट करना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को, इम्प्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को, ताकि कोई बच तो नहीं गया ना, सबने पोलियो ड्रॉप भी तो लिया ना। फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी इम्यूनिटी को, each ईयर्स हाई क्वालिटी नेशन एंड सब नेशन पोलियो राउंड्स चलते हैं। डिटेक्ट करना ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस को, और आइडेंटिफाई करो मिसिंग चिल्ड्रन, कौन सा बच्चा बच गया है। मॉनिटर करो वैक्सीन एफिकेसी को, जो वैक्सीन दिया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, वो एफिकेसी उसके ठीक है ना, काम कर रही है ना। वैक्सीन आर ऑलवेज ठंडी जगह पे रखो, धूप के प्रेजेंस में ना रखो, नहीं तो वैक्सीन फेलियर हो सकता है। आउटकम्स में डिक्लेयर किया गया पोलियो फ्री नेशन बाय WHO ने किया था, और ये क्रेडिट सिर्फ एक आदमी या एक गवर्नमेंट को नहीं जाता, ये सभी लोगों को जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पेरेंट NGOs हो, जो भी वर्कर्स काम करते हैं, आशा वर्कर्स, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स, सभी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और ये PDF आपको जल्दी मिल जाएगी, और यूनिट 4 से रिलेटेड जो भी कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट